6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। बम को लिटिल बॉय यानी कि छोटे लड़के के रूप में जाना जाता है। हिरोशिमा विस्फोट के 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिसका कोड नेम फैट मैन यानी कि मोटा आदमी रखा गया था। हिरोशिमा बम लिटिल बॉय में 15 किलोटन विस्फोट करने के लिए 64 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसकी तुलना अगर नागासाकी बम फैटमैन से करें तो फैटमैन में 21 किलोटन का विस्फोट पैदा करने के लिए केवल 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है फैटमैन लिटिल बॉय की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट है। फैटमैन का निर्माण वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान लॉस एलमोस प्रयोगशाला में किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान रॉबर्ट ओपेनहाइमर लॉस एलमोस लेबोरेटरी का निर्देशक था। उसे अक्सर परमाणु बम के पिता के रूप में जाना जाता है। बम की लंबाई 128 इंच की थी और इसका डायमीटर 60 इंच का था और इसका वजन लगभग 4.5 टन का था। इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए यहाँ पर एक आदमी को खड़ा किया गया है। आइए अब हम फैटमैन के अंदर के हिस्सों को करीब से देखते हैं। फैटमैन एक प्लूटोनियम स्फीयर द्वारा संचालित था, जो कि एक सॉकर बॉल के आकार जैसा होता है। इस गोले का वजन मात्र 6.4 किलोग्राम था, लेकिन यही स्फीयर भयानक विस्फोट के लिए जिम्मेदार था। प्लूटोनियम के अंश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम की खदानों में पाए जाते हैं। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है, जिसकी खोज 1940 में हुई थी। प्लूटोनियम स्फीयर विस्फोटक पदार्थों से घिरा हुआ रहता है। ये विस्फोटक लेंसेज हैं। यह एक विशेष आकार का चार्ज है जो 60% RDX और 40% TNT से मिलकर बना है। बम में 32 ब्रिज वायर डिटोनेटर्स लगे होते हैं, जिन्हें एक्सप्लोसिव लेंसों पर लगाया जाता है। बम के एक तरफ 24 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, जो फ्यूजिंग सिस्टम से जुड़ी होती है। 9 अगस्त 1945 सुबह के समय बोइंग B-29 सबर्ट फोर्ट्रेस ने फैटमैन के साथ टिनयान से टेक ऑफ किया। असल में पहले बॉम्ब गिराने का टारगेट जापान का कोकुरा शहर था, पर जब 7 घंटे उड़ान भरने के बाद जहाज टारगेट शहर के ऊपर आया, तब घने बादल और धुएं के कारण बॉम्बर्स कोकुरा शहर पर बम नहीं गिरा पाए और इसलिए उन्होंने अपना टारगेट बदलकर नागासाकी कर लिया। नागासाकी एक बंदरगाह शहर था, जो वर्तमान शहर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह 2,63,000 लोगों की आबादी वाला एक बड़ा शहर था। लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से फैटमैन को नागासाकी पर गिरा दिया गया। 47 सेकंड बाद फैटमैन लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। बम पर लगे हुए RG एंटीना द्वारा सिग्नल छोड़े गए, जिससे विस्फोट की सही ऊंचाई का पता लगाया गया। रडार एल्टीमीटर का उपयोग करके अंतिम रूप से सही ऊंचाई कंफर्म की गई। एल्टीमीटर से ऊंचाई का पता लगते ही 32 विस्फोटक ब्रिज वायर डिटोनेटर्स एक साथ बिजली की चिंगारी छोड़ते हैं, जिसके कारण सभी विस्फोटक एक साथ फट जाते हैं। विस्फोट के कारण मेटल कवर की मोटी परत अंदर की तरफ शॉक वेव पैदा करने में मदद करती हैं। मीडियम डेंसिटी वाला एल्युमिनियम पुशर इस शॉक वेव को अपने द्वारा अंदर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद शॉक वेव एक बोरॉन से बने प्लास्टिक सेल से गुजरती है और अंदर के कंपोनेंट्स को कंप्रेस करती है। इसके बाद शॉक वेव नेचुरल यूरेनियम टेम्पर से पास होकर प्लूटोनियम स्फीयर को कंप्रेस करती है। प्लूटोनियम स्फीयर के बीच में 2 एलिमेंट्स पोलोनियम और बेरिलियम कंप्रेस हो जाते हैं और इस कंप्रेशन के कारण दोनों एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण न्यूट्रॉन का एक विस्फोट हो जाता है। इसके लगभग 10 मिलीसेकंड बाद न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन प्लूटोनियम के एक एटम से टकराता है और प्लूटोनियम का एक एटम 2 में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया में 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ये दोनों न्यूट्रॉन फिर 2 प्लूटोनियम एटम से टकराते हैं, जिसमें 4 न्यूट्रॉन निकलते हैं और इस प्रकार चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। चेन रिएक्शन के कारण अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और बम फट जाता है।
बम को अगर जमीन पर फोड़ा जाता तो इसकी काफी एनर्जी धरती में चली जाती और इसका असर अपेक्षाकृत छोटे इलाके तक सीमित रह जाता। इसलिए फैटमैन को जमीन से लगभग 1600 फीट ऊपर हवा में फोड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके को तबाह किया जा सके। इस बम धमाके में लगभग 40,000 लोग मारे गए और जहां पर बम विस्फोट हुआ था उसके 8 स्क्वायर किलोमीटर के भीतर लगभग हर इमारत नष्ट हो गई। बम फटने के स्थान के पास खड़े लोग तुरंत ही भाप बनकर हवा में मिल गए। क्षति मुख्यतः 3 कारणों से हुई। पहला विस्फोट, दूसरा आग और तीसरा रेडिएशन। परमाणु बम से होने वाला विस्फोट एक्सरे द्वारा गर्म की हुई हवा के कारण हुआ, जिसे फायरबॉल कहा जाता है। फायरबॉल एक बेहद गर्म और अत्यधिक चमकदार विशाल हवा और गैस का गोला था जिसने शुरुआत में ध्वनि की गति से भी ज्यादा स्पीड से सभी दिशाओं में शॉक वेव पैदा कर दी थी। इस आग के तूफान ने लगभग 3.2 किलोमीटर के रेडियस को प्रभावित किया था। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप 3 तरह के रेडिएशन निकले थे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेडिएशन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है और हेलमेट और सुरक्षा कपड़े पहनकर इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। बीटा पार्टिकल इससे ज्यादा खतरनाक होते हैं और त्वचा को छेद कर नुकसान जैसे कि त्वचा में जलन पहुंचाने में सक्षम होते हैं। पर सबसे ज्यादा खतरनाक जो रेडिएशन होता है वो है गामा रेडिएशन, क्योंकि इसकी भेदने की क्षमता काफी ज्यादा होती है और यह मानव शरीर को पूरी तरह से भेद सकती है, जिसके कारण लंबे समय तक रहने वाले रोग हो सकते हैं जैसे कि कैंसर और हृदय रोग। बस इतना ही नहीं, गामा रेडिएशन जीन में बदलाव करके वंशानुगत दोष भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर होने वाले परमाणु हमले अत्यधिक विनाशकारी थे, तो बस आप इतना जान लीजिए कि आज के ज़माने के जो परमाणु बम हैं उसके सामने नागासाकी और हिरोशिमा पर फोड़े जाने वाले परमाणु बम दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखों के समान हैं। हिरोशिमा और नागासाकी को मिलाकर जितना बड़ा विस्फोट हुआ था उसकी तुलना में रशिया का अकेला टेसार बम 1400 गुना ज्यादा धमाका कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।